नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज हम 2 बड़े विषयों को छुएँगे। ये अपने आप में बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं। कर्नाटक के बाद अब हिजाब विवाद जो है जम्मू-कश्मीर पहुँच चुका है और श्रीनगर के रैनावाड़ी इलाके के विश्व भारती महिला कॉलेज की छात्राओं का ये कहना है कि उन्हें हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। यानी कि वो लड़कियाँ हिजाब पहनना चाहती हैं। और दूसरा जो मसला है वो है कि महाराष्ट्र के मुंबई में एक इलाका है मुंब्रा जहाँ ये काफ़ी थिक पॉपुलेटेड मुस्लिम इलाका है। यहाँ उर्दू में पोस्टर लगाया गया है जिसमें अगर मैं जिस्ट इसका निकालूँ तो उसके अकॉर्डिंग मुस्लिम लड़कियों पर उनके माता-पिता और अभिभावक किस तरीके से नज़र रखें, यानी कि लड़कियों को क्या-क्या करना है, डू एंड डोंट्स जितने भी हैं सब इस पोस्टर में बताए गए हैं। तो मेरे साथ आज के मेरे मेहमान हैं डॉक्टर फ़याज़ अहमद फैज़ी जी। आपका बहुत-बहुत स्वागत है फ़याज़ जी। जी, नमस्कार। तो आपने आपसे सुना आपने कि किस तरीके से हिजाब के लिए लड़कियों को पहनने से रोका जा रहा है, इसका मतलब वो विरोध कर रही हैं कि वो हिजाब पहन के ही स्कूल में जाएँगी। क्या कहते हैं आप? क्योंकि ये जो मसला ये नया नहीं है, ये कर्नाटक के बाद अब जम्मू-कश्मीर में पहुँच गया है। आपको क्या लगता है? जी देखिए ड्रेस में कोई बहुत दिक्कत नहीं है। अगर किसी स्कूल में कोई किसी विद्यालय में अगर कोई ड्रेस कोड है और उस ड्रेस कोड को कोई पालन कर रहा है या उसके साथ थोड़ा-सा कुछ वो है, तो उसमें बहुत समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। लेकिन बात ये जो बुर्का की या हिजाब की जो बात होती है, वो सिर्फ़ एक ड्रेस से जुड़ा हुआ नहीं है। वो पूरी की पूरी एक मानसिकता से जुड़ा हुआ है। जी, जी। एक रिग्रेसिव और मिडल एज की मानसिकता को हमारी कन्याओं को में उसमें डालना, उनको इस तरह से वो करना इस्लाम के नाम पे, ये एक हुँ, बहुत ही गंभीर विषय है। दूसरा ये सांप्रदायिकता से जुड़ा भी मुद्दा है। लोग इसको जो है विशेष रूप से जो अशराफ वर्ग है, मुस्लिम समाज को जो लीड करता है, उसको एक सांप्रदायिक मुद्दा बना रहा है कि मुसलमानों पे ज़ुल्म हो रहा है, मुसलमानों की लड़कियों को नकाब नहीं पहनने दिया जा रहा है। ये एक सांप्रदायिक मुद्दा बना के इसको पेश किया जा रहा है। स्पष्ट है कि जब कोई मुद्दा सांप्रदायिक हो जाता है तो उसके पक्ष-विपक्ष हो जाते हैं, फिर वहाँ तर्क और वो हित जो है तर्क। समाज के हित को पीछे करके धर्म के हित को सामने रख के बात करने लगते हैं। तो हमारा आपका हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, सरकार और मीडिया और जो भी बुद्धिजीवी लोग उनका ये प्रयास होना चाहिए कि किसी समस्या को मतलब मज़हबी और या उसको सांप्रदायिक समस्या बनाने से बचाना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को है जो राजनीतिक लोग हैं, इस तरह की राजनीति करना चाहते हैं, दोनों तरफ उस तरफ के लोग हैं। तो उनको भी बात सोचना चाहिए कि जो राज्य होता है और राज्य का एक मतलब स्टेट और उसका सब्जेक्ट, यानी राज्य और उसके नागरिक ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। चाहे वो जिस जिस धर्म के मानने वाले, जिस जाति के मानने वाले, जिस क्षेत्र के मानने वाले हों। आपने कहा कि कर्नाटक से लेके कश्मीर तक का ये मामला है। तो हमें बहुत गंभीरता से अगर कोई कन्याएँ एजुकेशन से वंचित हो जाती हैं सिर्फ़ निकाब और बुर्के को लेके, ये भी हमारे लिए बहुत अहम मसला है कि ये इतना महत्वपूर्ण है कि कुछ लड़कियाँ वो चाहे मुस्लिम समाज की हो, चाहे किसी समाज की हो, हमने कहा जाति धर्म से ऊपर जो हमारे राज्य की हमारी जो एक नागरिक की पहचान है, एक भारतीय की पहचान है, वो प्रोमिनेंट होना चाहिए एक सेकुलर देश में। उस हिसाब से हम उसको देखें कि अगर एक बहुत बड़ा सेक्शन एजुकेशन से वंचित रह जाता है, विशेष रूप से कन्याएँ जो कल को राष्ट्र की माँ बनती हैं चल के, उनके गोद में राष्ट्र खेलता है, राष्ट्र का भविष्य खेलता है, उसकी उनकी शिक्षा से हम समझौता नहीं कर सकते हैं। तो स्कूल प्रशासन को भी और उन कन्याओं के गार्जियंस को भी इस बात को बहुत सोचना चाहिए और धर्म से ऊपर होके इसको सांप्रदायिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, एक बात। तो दूसरी बात एक होता है शालीनता और सभ्यता और विशेष रूप से लड़कियों के अंदर कन्या कह लीजिए या महिलाएँ कह लीजिए, उनके अंदर ये चीज़ होती भी है। वो चाहे जितनी मॉडर्न एजुकेटेड हों, उनके अंदर शालीनता अपने शरीर को ढकना, छुपाना, उनके अंदर एक नैसर्गिक रूप से, नेचुरल रूप से होता है, जिसका वो बहुत ही चाहे वो जीन्स पहनने वाली भी लड़की हो, अक्सर एक रूमर रहा है कि जो जीन्स और टी-शर्ट और लड़कियाँ इस तरह की पहनती हैं कि वो बेहया होती है, उनको शर्म नहीं होता है, ये इस तरह की बातें की जाती है, ये बिल्कुल गलत बात है। उनके अंदर भी एक लड़की के अंदर जो शर्म और हया होती है, जो उसका मर्यादा होती है, जो शीलता होती है,
वो सब उसके अंदर होता है, ऐसा नहीं है। तो उसको लोग जोड़ देते हैं, लेकिन हिजाब के साथ अगर मान लीजिए कोई लड़की है ड्रेस स्कूल का पहनी है और उसने सर भी ढका है, सर ढकना तो भारतीय कल्चर का वो है। आप देखिए कि लड़कियां जब शादी करके जाती हैं तो कोई बड़ा हो सर ढका होना चाहिए। तो अगर वो स्कार्फ से सर ढकती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। दिक्कत तब होती है जब पूरा मुंह ढक लिया जाता है, तो एक इंसान की आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। और ये इस्लाम के हिसाब, कुरान में भी मुंह ढकने वाला हिजाब नहीं है। कुरान में बस ये कहा कि अपने सर को ढको और अपने सीने को ढको, जहां से अट्रैक्शन होता है। आप खुद महिलाएं इसको बात समझ सकती हैं। वो जी। एक नैतिकता के कैटेगरी में आता है, और सभी धर्मों में इस बात का कहा गया कि महिला जो है, जो स्त्री है, उसकी मर्यादा का ध्यान सिर्फ स्त्री को ही नहीं रखना है, पुरुषों को भी रखना है। ये वहां तक तो ठीक है, लेकिन इस पे राजनीति करना, इसको एकदम एक इश्यू बना लेना, सांप्रदायिक इश्यू बनाना, जैसे कर्नाटक में देखने आया। फिर लड़कियों को इस तरह से समझाना, जब मैं मुसलमान हूँ, मेरा एक धार्मिक आस्था है, और आप कुछ कहेंगे कि देखिए भैया, ये जो गवर्नमेंट रूल बना रही है, जो हो रहा है, उससे आपके इस्लाम को प्रॉब्लम है, तो मैं उस पे काउंटर करूंगा ना, मुझे लगे मेरे इस्लाम पे। हमें इन बच्चियों को बताना है भाई, ये इसका उससे ताल्लुक नहीं। अगर कोई गर्ल्स कॉलेज है, गर्ल्स स्कूल है, तो आप अपना सड़क पे चाहे जैसे अंदर आके अपना वो है, अगर चेहरा खुला हुआ है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें एजुकेट करना चाहिए, इसको सांप्रदायिक मुद्दा बनने से बचाना चाहिए, और एजुकेट करना चाहिए कि नहीं। और ये देखिए, एक ये भी जुड़ा हुआ है। अक्सर चाहे वो जिस मजहब की हो, जिस धर्म की पालन करने वाली हमारी कन्याएं हैं, मैं बच्चियों पे ज्यादा कंसंट्रेट इसलिए कर रहा हूँ कि बचपन से उनको इस तरह से हम पैट्रियार्की में रखते हैं, और हमको बहुत ही खुले दिल से इस बात को स्वीकार करना होगा। किसी एक धर्म विशेष की बात नहीं है, मैं धर्म विरोधी व्यक्ति भी नहीं, मजहब विरोधी व्यक्ति, मैं बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ। लेकिन सारी पाबंदी क्या बच्चियों पे होनी चाहिए? क्या बच्चों पे नैतिकता का पाठ नहीं होना चाहिए? क्या वो जब सीटी बजाते हैं, हमारा भाई जब गलती करके आता है, तो गार्जियन उतनी सीरियसली नहीं लेते हैं। लड़की के साथ कुछ अगर वो अपने दोस्तों के साथ मिलजुल के आती है, तो हम उसको ज्यादा सीरियसली लेते हैं। तो ये बात उचित नहीं है। हम एक अपराध बोध उसके अंदर डाल देते हैं कि तुम्हारे लड़के दोस्त ज्यादा है। तो एक होती है, लड़के भी गलती करते उसको लोग गलती मानते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन लड़कियां वही गलती करती तो उसको ज्यादा गलती, एक ज्यादा उसको अपराध बोध में रखा है। तो हमें फ्रेश होके इक्वलिटी की बात होनी, जेंडर इक्वलिटी की हम बात करते हैं, उस पे उसको रख के, ये उसका इश्यू बना के जेंडर इक्वलिटी और जेंडर फ्रीडम और जो भी जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, इसको इश्यू बना के, और धर्म से ऊपर। क्योंकि अगर कोई कन्या है तो वो राष्ट्र की कन्या है, वो राज्य का नागरिक है, उसके हित का ध्यान रखना राज्य का भी कर्तव्य है, हमारे आप जैसे बुद्धिजीवियों का कर्तव्य है। ये बहुत ही सीरियस बात है। और देखिए, इस तरह की धार्मिक चीजों में डाल के उनके ग्रोथ को रोक दिया जाता है। एक प्योरिटी का भी कॉन्सेप्ट लोग लेके चले आते हैं कि हमारी बच्ची को किसी धर्म में, दूसरे धर्म में शादी नहीं होनी चाहिए, दूसरी जाति में भी नहीं। ये सारी प्योरिटी का खेल है। तो प्योरिटी का सिस्टम सिर्फ महिलाएं क्यों पालन करें भाई, पुरुष भी पालन करें ना। तो ये मैं समझता हूँ फेमिनिज्म, या कह लीजिए जो महिला अधिकार है, उसका ये विषय बन जाता है कि किसी भी विशेष रूप से भारत में कोई भी लड़की हो, उसका चाहे कोई भी कोई लड़की कहीं पैदा होती है तो उसका एक धर्म होगा, उसकी एक जाति होगी, उसके एक माता पिता होंगे, उसका एक परिवेश होगा। उस परिवेश, उस माता पिता, उस धर्म, उस जाति के आधार पर उसके किसी अधिकार का हनन न हो, ये देखना राज्य की भी जिम्मेदारी है, हमारे आप जैसे बुद्धिजीवी की भी जिम्मेदारी। जी, जो मैं समझ पाया। अच्छा, इसमें लड़कियों का एक और मत है, एक और कहना है, जैसा कि अभी आपने कहा कि आप मुस्लिम हैं, आपके यहाँ कहीं ये नहीं लिखा कि हिजाब यानी कि पूरा चेहरा ढकना है। तब ये नहीं, मैंने ये लड़कियाँ कहा कि कुरान में नहीं है, बाकी इस्लामिक फिक्र की किताबों में ऊपर से नीचे तक ढकने का है। कुरान एक अच्छा, बेसिक बुक है, उसमें जो पूरा मुंह ढकने का नहीं है, चेहरा खुले रहने की बात है। सर और जो है कमर है या चेस्ट है, उसको उसको ढकने की बात है बस। जी, जी। और जाहिर सी तो बात है, अभी ये सभी अब धर्मों के सभी धर्म की सभी महिलाएं ये करती हैं, ये ऐसा नहीं है। देखिए, ये जी तो जी बड़ी बेसिक सी बात होती है कि आप जी अपना जी शालीनता बनाए रखने के लिए जी आप शालीन कपड़े पहने ना, लेकिन यहाँ जी पे जी बात हो बिल्कुल। रही है चेहरा ढकने की। तो अब जी लड़कियाँ जी ये कह रही हैं कि हमारे धर्म का हिस्सा है ये, तो हिजाब क्या धर्म का हिस्सा है? बस इतनी सी बात बताइए आप। हमने बताया कि देखिए, इस पे जो है कुरान में उस तरह की कोई बात नहीं, लेकिन इस्लामिक फिक्र की किताबों में उस तरह की बातें जरूर लिखी हुई है कि पूरा ऊपर से नीचे तक ढका होना चाहिए। और इस पे इस्लामिक मैथोलॉजी के जो जानकार हैं, उस पे भी पक्ष विपक्ष है। जैसे कुछ संप्रदाय इस्लाम के ऐसे जो बिल्कुल औरतों को बाहर जाने, किसी गैर मर्दों से मिलने जुलने, उसके अगर बाहर जाएगी तो उसके साथ महरम होना चाहिए, यानी उसका भाई, उसका बाप या उसका हस्बैंड होना चाहिए। अब देखिए, जी, हज पे इसीलिए नहीं जाने देते थे, अब देखिए हज पे भी उन्होंने अलाउ कर दिया कि नहीं, कोई
महिला अगर अकेले है तो वो जाके हज कर सकती है। तो इस्लाम के मानने वालों में और इस्लाम के जो जानकार हैं, उनमें भी इसको लेके बहुत बहस है। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि जो मुस्लिम समाज को लीड करता है अशराफ, इसको एक सांप्रदायिक मुद्दा बना रहा है। इस्लाम में तो बहस सही है। अब जो है ये इस्लाम में भी बहुत से आप फ़िक़्ह की किताबों में ऐसी बात भी मिल जाएगी। फ़िक़्ह कहते हैं इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस जो विधि किताबें कई लोगों ने लिखी, सैकड़ों लोगों ने लिखी है, मसलक कई हैं, संप्रदाय कई है। उसमें तो बहुत लोग ऐसे मानते हैं कि जैसे ही लड़की बालिग हो जाए, यानी आप समझ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी, अगर जी। उसके मेंसेस शुरू हो गए, उसको वो बालिग मान लेते हैं, यानी एडल्ट मान लेते हैं, तो उसकी शादी कर देनी चाहिए। तब बताइए भारत में 13 साल, 11 साल, 12 साल की बच्चियाँ 7 में पढ़ने वाली, 8वीं में पढ़ने वाली, 9वीं में पढ़ने जी, वाली जी। बच्चियों से हो जाता है, तो क्या ये संभव है? और क्या मैं पिता भी हूँ, क्या मैं ये अलाउ करूँगा, मैं चाहूँगा? तो ये संभव ही नहीं है। तो धर्म से ऊपर उठ के जब हम इसकी बहस करेंगे, जैसे मिनिमम शादी की एज कितनी होनी चाहिए, तो निश्चय ही समाज में बदलाव आएगा। असल में हम करते क्या है, मुस्लिम समाज को चंद लोगों के ज़िम्मे छोड़ देते हैं। चाहे वो जी, राजनीतिक जी। मामला हो, चाहे सामाजिक मामला हो, चाहे धार्मिक मामला हो। चंद अशराफ हैं जो विदेशी हैं, जो भारतीय सभ्यता संस्कृति से जुड़े भी नहीं और भारतीय सभ्यता संस्कृति को जानते भी नहीं, वही आके डिसीजन लेते हैं कि नहीं 4 शादी करना है। पसमानदा में तो कहीं 4 शादी नहीं होती है। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरी माँ की जगह कोई दूसरी औरत आए या मेरे पिता की जगह कोई दूसरा, हमारा वो कल्चर ही नहीं है तो हम उसको एक्सेप्ट ही हुआ करें इस्लाम में। होने से क्या होता है? इस्लाम में 4 शादी अलाउ है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको करना है, वो मैंडेटरी नहीं है। तो हर आदमी अपने कल्चर को जीता है, उसका धर्म कुछ भी हो। तो आप हमसे तो पूछते नहीं भारतीय मुसलमानों से, वो शेरवानी पहनने वाले भाईजान लोग या कम्युनिस्ट लोग जो अल्लाह उसके रसूल को नहीं मानते, उनसे भी रिप्रेजेंटेशन आप इस्लाम का कराते हो। वो डिसाइड करते हैं कि भारत के मुसलमान, तो भारत में 2 तरह के मुसलमान हैं, बाहर से आए हुए लोग और यहाँ के लोग। इंडिजिनस है, उनके दुःख दर्द, उनके कल्चर से आप बात करें तो वो वहाँ से बात करेंगे। मेरा बस ये कहना है कि इसको सांप्रदायिक मुद्दा ना बना के जागरूकता का एक कार्यक्रम होना चाहिए कि भाई समाज आगे बढ़ रहा है हमारी में। अब जैसे कहते हैं इलेक्शन लड़ने को पहले फतवा आया था कि नहीं लड़कियां इलेक्शन नहीं लड़ सकती हैं, ये अशराफ उलमा ने फतवा दिया था। फिर फतवा हटा लिया गया कि नहीं भाई लड़ना है, क्योंकि लगा कि बहुत सी सीटें ऐसे निकल जा रही हैं, तो उन्होंने वो करना शुरू किया। पहले अशरफ अली थानवी का फतवा है, जब बहुत दबाव पड़ा, तो जो साथ में रहने वाले हिंदू समाज की लड़कियां जब पढ़ने लगी, बहुत अशराफ के ऊपर दबाव पड़ा समाज में लड़कियों को पढ़ाने के लिए, तो उन्होंने फतवा दिया कि ठीक है, पढ़ना सिखा दो, लिखना मत सिखाओ। तो उन्होंने कहा लिखना क्यों नहीं? तो भैया लव लेटर लिख लेंगी। तो सारा कुछ एक फीमेल है, एक कन्या है, उसके बारे में कोई डिसीजन लेना है, चाहे उसकी करियर की बात हो, उसकी लाइफ की बात हो, आप उसका सेक्स पहले चेक करने लगते हो। चेक का करने का मतलब यहाँ प्रतिबंधित करने से मतलब है। चेक करना का मतलब देखना से मतलब नहीं है, आप उसको उसके सेक्सुअलिटी के हिसाब से उसकी सारी चीजें डिसाइड करते हो। मर्द के सेक्सुअलिटी के हिसाब से क्यों नहीं? आप जब लड़के को बाहर पढ़ने भेजते हो तो ये नहीं सोचते कि लड़का हमारा जो है इस तरह के काम में एडल्टरी में इन्वॉल्व हो जाए। लेकिन आप किसी लड़की को अपनी बच्ची को बाहर भेजते हो तो ये पहले आप सोच लेते हो कि बिगड़ जाएगी, ये हो जाएगी। इससे ऊपर उठ के हमें सोचना चाहिए, बहुत ही गंभीर विषय है। जी। आपने लड़कियों की आज़ादी की बात की, तो ये एक पोस्टर देखिए आप। ये मुंबई जी। के मुंब्रा इलाके में ये तमाम जगहों पे ये पोस्टर लगाए गए हैं और आपने देखा इसमें लड़कियों के लिए डू एंड डोंट्स हैं कि उनके अभिभावक उनको कितनी आज़ादी दें, क्या करें, क्या नहीं करें। लाइक मुस्लिम लड़कियों पर उनके माता-पिता और उनके जो पेरेंट्स हैं, किस तरीके से नज़र रखें। और इस पोस्टर के मुताबिक यानी कि लड़कियाँ दूसरे धर्म के लड़कों से दोस्ती ना करें। और इसमें ये भी कहा गया है कि कम उम्र में ही कुरान और सुन्नत का ज्ञान दिया जाए और प्रामाणिक जो धार्मिक पुस्तकें हैं, उनका अध्ययन करवाया जाए। बालिकाओं की समस्याएँ और उनके सामने आने वाली जो समस्याएँ हैं, जिनका भी आप ज़िक्र कर रहे थे, माता-पिता उस पर ध्यान दें। अगर उसे किसी चीज़ की कमी है, तो वो बाहर जाए, अगर ज़रूरी नहीं है, तो वो बाहर ना जाए, उसको घर में ही वो सब चीज़ें मुहैया कराई जाएँ और बेटियों के निकाह में देरी नहीं होनी चाहिए, जल्दी शादी कर दें। अब पोस्टर में ये भी लिखा है कि माता-पिता से वंचित जो लड़कियाँ हैं, उनके विवाह में कोई बाधा ना आए, उसकी ज़िम्मेदारी उठाने के लिए भी बात की गई है। तो ये सब जो लड़कियों के लिए ही आप पहले से ही कह रहे हैं कि लड़कियों पे ही सारे बैन होते हैं, तो ये सब चीज़ें लड़कियों, बच्चियों को लेकर के हैं, क्या कहते हैं आप इस पे? जी। देखिए उसमें लिखा हुआ है इस्लाम की शहज़ादियों को, हैं?
आप एक तरफ जी, शहजादी कह रहे हैं, प्रिंसेस कह रहे हैं, है ना? जी, और जी, आप देखिए वो पोस्टर पे जो लड़की दिख रही है, वो कहीं से नहीं लग रही है कि कोई जिंदा व्यक्ति है उसके अंदर, वो जैसे लगता है किसी जो है मूर्ति को उड़ा दिया गया, ये भी हो सकता है। जी, जी, आप एक जी, तरफ शहजादी कह रहे हो, अब फोटो में जो आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, वो गुलाम का है जी, ना? तो ये तो डिसमैच हो पहले ही की बात डिसमैच हो जा रही है। दूसरा जी, हमने जी। इससे पहले अपनी बात में कहा कि हर चीज़ में ना वो फीमेल को जो है प्रतिबंधित करना, ठीक है ना? इसीलिए दूसरे धर्म में नहीं, शादी नहीं करना दूसरे धर्म अचानक से ये बात इनको मैं कैसे बता रहा दिमाग हूँ, में आ गई ये कि इस दूसरे तरह से धर्म के आजकल लड़कों आजकल से ना लड़कियाँ जी। दोस्ती ना करें? ये अचानक हाँ, से बात देखिए कहाँ से आ गई? मैं आजकल इस तरह की बहुत सी घटनाएँ सुनने को आ रही हैं। भगवा लव ट्रैप आ रहा है और वो एक लव जिहाद चल रहा है। हमें हुँ, इन हुँ। सबों से इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ के हमने बताया कि जो नागरिक है एक देश का वो सबसे इम्पोर्टेंट है और उसकी जो भारतीयता की पहचान है वो एक नंबर पे रहनी चाहिए। उस हिसाब से राज्य को भी, सरकारों को भी, प्रदेश की सरकारों, केंद्र सरकारों को, हमारे यहाँ जैसे बुद्धिजीवी को भी किसी भी मामले को उस हिसाब से सोचा जाए। अब इन्होंने क्या करना चाहिए, क्या नहीं, सारी चीज़ें उर्दू में लिख रखा है। आप बता रही बम्बई किसी इलाके का है, वहाँ तो उर्दू वहाँ की जी। भाषा भी नहीं है, लेकिन उर्दू की एक जी, अलग जी। राजनीति है। जो यूपी बिहार से लोग गए हैं, उनकी भी भाषा उर्दू नहीं है। वो सब जी, जी। मैथिली अवधी या भोजपुरी बोलने वाले, लेकिन वहाँ एक उर्दू का अपना एक है। आप बंगाल में भी ऐसे ही देखेंगे, कलकत्ते में भी उर्दू के पोस्टर्स आपको मिल जाएँगे। तो जी, जी। इस तरह की बातें करना, संविधान देखिए सबसे पहले एक बात समझिए, देश एक सेकुलर देश है और संविधान के अंदर जो आपके धर्म पालन करने की जो वो छूट दिया हुआ है ना, उसको उसको पहले समझने की कोशिश कीजिए। सिर्फ़ आध्यात्मिक स्वरूप आप किसी भी मज़हब का मान सकते हैं। चाहे वो वैदिक धर्म हो, चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे बुद्ध धर्म हो, जितनी भी धार्मिक चीज़ें हैं, उसका सिर्फ़ आध्यात्मिक स्वरूप पालन करने का आपको आज़ादी है संविधान में। खूब अच्छे से पहले इस बात को समझिए। सामाजिक और राजनीतिक ये डील होगा संविधान से। यानी जी, आप जी। चाहें तो अल्लाह अकबर कह के नमाज़ पढ़िए, आप चाहें तो घंटी बजा के प्रार्थना करिए। उसमें उसमें आपको आज़ादी है। लेकिन अब सोचिए कि वैदिक धर्म के हिसाब से या इस्लाम के शरिया के हिसाब से सामाजिक मामले आप तय करेंगे, ये नहीं होगा। आप आप जो है सनातन धर्म या इस्लाम धर्म या सिख धर्म के हिसाब से आप राज्य और सरकार चलाने का प्रयास करें, ये नहीं होगा। ये सेकुलरिज़्म के और भारतीय सेकुलरिज़्म के भी विरोध में है ये। तो पहले आप सेकुलरिज़्म समझिए कि और और भारतीय संविधान में जो धर्म पालन की आज़ादी है, वो आज़ादी सामाजिक और राजनीतिक मामलों में नहीं, सिर्फ़ आध्यात्मिक मामलों में, जो आपके अध्यात्म की एक संतुष्टि के लिए जो आप करते हैं, उसके लिए है। अब आइए, चाहे ये इन्होंने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं, क्या ये इंस्ट्रक्शन संविधान से नहीं टकराते हैं? संविधान कह रहा है कि एक लड़की को किसी भी या कोई भी भारत का जो नागरिक है, वो किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में विवाह कर सकता है। आप कह रहे हो कि नहीं कर सकता है, तो आप यहाँ धर्म मानोगे कि संविधान मानोगे, वो आपको डिसाइड पहले कर लेना है। ठीक है? आपको संविधान मानना है और ये ऑब्लिगेटरी है कि आपको संविधान इस मामले में मानना ही है। आप उसको लव जिहाद या भगवा लव ट्रैप कह के उसको डिनाई नहीं कर सकते। मैं देख रहा हूँ कि आजकल इस तरह के भी प्रचार चल रहा है। अभी तो लव जिहाद ही हम लोग सुन रहे थे। आजकल भगवा लव ट्रैप भी चल रहा है कि हिंदुओं को लड़कों को ट्रेंड किया जा रहा है कि एक मुसलमान लड़की को पकड़ के उससे शादी कर लो, उसको फँसा के तो आपको नौकरी मिलेगी और ये होगी, वो होगी। इसी तरह के क्लेम जो है लव जिहाद के लोग भी करते थे कि मुस्लिम समाज के लोग बच्चों को ट्रेंड करके मुस्लिम लड़कियों को फँसाने की बात हो रही है। दोनों तरफ से इस तरह से बात चल रही है। मुझे समाज में इस तरह की बहुत सच्चाई दिखाई नहीं देती है। बहुत कम शादियाँ आज भी भारतीय समाज जो है हमारा ना जो शादियों का एक जो ट्रेंड है, जिस तरह से शादियाँ होती है अपनी जाति के अंदर, अपने धर्म के अंदर, वही आज भी 99.9% में जो चल रहा है। इस तरह की जो है अलग धर्मों में शादियाँ बहुत एलीट क्लास जो होता है उसमें कास्ट को नहीं, कास्ट इंटर कास्ट मैरिज या इंटर रिलीजन मैरिज हो जाती है। लेकिन अगर भगवा लव ट्रैप या लव जिहाद ऐसी कोई चीज़ें भी हैं, तो इसको भी सरकार को देखना चाहिए कि क्या इसमें कोई सच्चाई है, कोई नहीं है। लेकिन संविधान को सामने रखना चाहिए और संविधान जब किसी को अधिकार देता है, वो आपने देखा उतनी बड़ी लिस्ट लगी हुई है, मुझे लगता है उसमें से ज़्यादातर चीज़ें जो है संविधान के जो एक मूलभूत अधिकार है एक नागरिक के, उससे टकराती होंगी। उसमें जल्दी शादी करने की बात हो, यहाँ पर्सनल लॉ आ जाता है। भाई यूसीसी की बात जो है संविधान कह रहा है, संविधान उसी वक़्त डिसाइड नहीं कर सका, लेकिन संविधान ने कहा कि राज्य सरकार जो है, कि जो राज्य है, स्टेट है, वो इसका एंडेवर करेगा, इसका प्रयास करेगा कॉमन सिविल एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए।
तो संविधान सर्वोपरि है, उसी के हिसाब से और उसी पे हमें चर्चा करिए। किसी धर्म विशेष पे भी चर्चा करने से हमें बचना चाहिए कि इस्लाम में क्या है, क्या नहीं है। हम इस्लाम पे क्यों बहस कर रहे हैं? हम बुर्का जो है, निकाब है, पूरा चेहरा ढक के जो बात चलने की है, ये हम क्यों इस्लाम में ढूँढने लगते हैं? कि अगर मान लीजिए इस्लाम में नहीं है तो क्या नहीं मानेंगे? और इस्लाम में है तो मान लेंगे? संविधान पे बहस होनी चाहिए कि संविधान पे हम क्यों नहीं अक्सर मैं टीवी चैनल पे देखता हूँ, वो लगते हैं कोई सनातन धर्म की किताब लेके आ रहा है, कोई कुरान शरीफ लेके चला आ रहा है। अरे भैया, उससे नहीं चलना है। भारत के अंदर जो सामाजिक मामले हैं और जो राजनीतिक मामले हैं वो संविधान से चलेगा। आप आध्यात्मिक रूप से आप नमाज पढ़िए, रोजा रखिए, जो भी आध्यात्म की शांति के लिए आपको करना है, संतुष्टि के लिए आप करिए। लेकिन समाज में जो आप चल फिर रहे हैं, मैं मनविंदर जी से बात कर रहा हूँ, तो ये संवैधानिक हिसाब से हमारे राइट्स डिसाइड होंगे। ये आपके धर्म हमारे धर्म के हिसाब से मनुस्मृति या गोलक या शरिया से नहीं डिसाइड होंगे कि मनविंदर जी मुझसे कैसे बात करें, मैं उनसे कैसे बात करूं। ये संविधान के हिसाब से चलेगा कि हमें समाज में कई धर्मों, कई जाति, कई नस्ल, कई तरह के लोग रहते हैं, तो वो कैसे एक दूसरे से मामला करेंगे। हमारे एक दोस्त हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता दिनेश वर्मा जी, अक्सर एक बात कहते हैं कि जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं ना, तो हमारा धर्म संविधान हो जाता है। घर के अंदर हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जो हैं, लेकिन हम जैसे ही समाज में आते हैं तो हमारा धर्म संविधान हो जाता है। मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही मजबूत बात उन्होंने कही, जिसको मैं जी, यहाँ दोहराना उचित समझ रहा था। जी। जी, जी। एक और बात इन्होंने इस पोस्टर में कही है कि बेटियों के निकाह में देरी नहीं होनी चाहिए। तो अब जो जी। संविधान में जो एक उम्र है शादी की, ये क्या उससे भी पहले शादी कर देंगे क्या? हाँ, आपने बिल्कुल संविधान की कहने बात का कही। यही मतलब है। इस्लाम में बहुत से संप्रदाय हैं, बहुत सी बातें, कहीं-कहीं ये भी है कि जैसी बच्ची बड़ी हो जाती है, बड़ी होने से मतलब कि जैसे अम, वो जो है मुझे कहने में भी थोड़ी-सी लज्जा आती है, जैसी उस जी, जी। एज में वो आ जाती है, बड़ी हो जाती है, वो नहीं, मेंस्ट्रुएटिंग लेकिन पीरियड में आ अगर जाती है, अगर तो देखिए उसको लड़कियों के जैसा पीरियड्स वो अब बालिग मान जी। हाँ, हाँ। आप जी, जी। आप ये देखिए लड़कियों के पीरियड्स आजकल 11-12 साल में शुरू हो जाते हैं। तो क्या जी, जी। 11-12, 13, 14 साल में आप बच्ची की शादी कर देंगे? क्योंकि वो अगर वही तो मैं कह रहा हूँ कि शादी के इस्लाम बंधन में में अगर बहुत वो से बंधती है, तो फिर उसको फैमिली वे में भी जाना पड़ेगा, तो वो फिज़िकली उसके लिए तैयार नहीं होती है। फिर वो सब चीज़ें आगे आने वाली उसके लिए जानलेवा होती हैं। तो ये मतलब बेटियों की बहुत से इश्यूज हैं, बहुत से सोशल इश्यूज हैं, मेडिकल इश्यूज हैं, बहुत से हैं। हमने कहा कि इस्लाम के कई एक व्याख्या हैं, उसमें से कुछ व्याख्या ऐसी भी है कि नहीं, जैसी वो बालिग होती है, यानी उस एज में आती है, आप उसकी शादी कर दीजिए। तो इसीलिए मैं कहा यूसीसी इसीलिए आवश्यक है। देखिए, मुस्लिम पर्सनल अलर्ट लग जाता है, और 15 साल 16 साल जो नाबालिग लड़कियां हैं, वो कहीं इस तरह केस आते हैं जहाँ पे कपल एक दूसरे के साथ घर छोड़ के चले जाते हैं। भागना शब्द मुझे कहना उचित नहीं लगता है। तो वहाँ ये कोर्ट डिसीजन लेती है, 15 साल की, बहुत से इंदिरा साहनी वो क्या, मुझे केस का नाम है, उसमें उन्होंने दिया। यहाँ पर्सनल लॉ मुसलमानों का लग जाता है, तो मुसलमानों का पर्सनल लॉ लगने से किसका नुकसान हो रहा है? मुस्लिम का नुकसान हो रहा है ना। जो मुस्लिम लड़की है उसका नुकसान हो रहा है। मौलवी साहब का तो कोई नुकसान हो नहीं रहा है, या जी, समाज के जो ठेकेदार है, अशराफ लोग, उनका नुकसान तो हो नहीं रहा है। उस बच्ची का जी, नुकसान हो रहा है। वो बच्ची कौन है? भारत की नागरिक है। इसीलिए मैंने नेहरू को कहा ना कि नेहरू हिंदू कोड बिल ले आते हैं। हमारे वो कम्युनल प्रधानमंत्री थे। मोदी जी यूसीसी की बात कर रहे हैं, मुस्लिम समाज में सामाजिक, हमारे लिए सेकुलर प्रधानमंत्री हैं। तो नुकसान हमारा होगा, है ना। उसी वक्त अगर सिविल कोड बिल आ गया होता, विरोध उस वक्त भी हो रहा था। हिंदू समाज, इवन राष्ट्रपति भी उसके विरोध में थे। मुस्लिम समाज भी उस वक्त विरोध कर रहा था। लेकिन जैसे आप हिंदू समाज और हिंदू महिलाओं के लिए आप दृढ़ प्रतिज्ञ थे कि नहीं, उनके सुधार होना चाहिए। आपने छोड़ दिया। इसका मतलब कि आपका बिहेवियर एक हिंदू प्रधानमंत्री की तरह था, भारत के प्रधानमंत्री की तरह नहीं था। तो उससे भुक्तभोगी हम हैं। तो हम, हमारे अंदर वो एक रोष है, गुस्सा है नेहरू जी के लिए, जो हम कहते हैं। तो यूसीसी एक अनिवार्य चीज है। और शादी ब्याह देश कालखंड, अरब में क्या होता है, 9 साल में लड़कियां वहां मेंस्ट्रुएशन पे 9 साल में शुरू हो जाता है, जो हमारे यहाँ 11 12 13 साल में शुरू होता है। तो जी, जी। ज्योग्राफिकल कंडीशन होती है, कई जगह कही है, तो वहां की चीज हम यहाँ तो लागू नहीं कर सकते हैं। यहाँ के काल और यहाँ की आबोहवा, यहाँ की जो अपना एक जो ज्योग्राफिकल चीजें, या और भी बहुत सी सोशल इश्यूज हैं। हमने कहा कि पसमानदा का कल्चर ही इंडिजिनस कल्चर है, अशराफ का विदेशी जी, कल्चर जी। है। तो आप विदेशी कल्चर हमारे ऊपर इस्लाम के नाम पे क्यों थोप सकते हैं भाई? हम तो सरकार हुँ। से उम्मीद रखेंगे ना। हम मौलाना मौलवी और कम्युनिस्ट जो अशराफ लोग, इनसे तो उम्मीद नहीं रखे। हम तो अपने सरकार से, वोट हम उसको देते हैं। सरकार हमारी निगाहबान, हम सरकार से उम्मीद रखते हैं। तो यूसीसी एक आवश्यक चीज है। जो आपने कहा कि कम उम्र में शादी हो जाती है, तो उससे नुकसान हमारी पसमानदा लड़कियों का है, इसलिए हम उसकी आवाज उठा रहे हैं। जी।
और जिसको फ़ियाज़ जी राजनीति आपने करना है उसके लिए सांप्रदायिक मुद्दा है, उसको राजनीति करने के लिए जी, पक्ष-विपक्ष ऐसा नहीं है। जो हिंदू संप्रदाय के लोग हैं, उनको भी बड़ा मज़ा आता है, जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं, उनको भी बड़ा मज़ा आता है। बीच में हमारी पसमानदा की लड़कियाँ फँसी हुई हैं। जी, जी। जी। फ़ियाज़ जी आपने इन बातों को बहुत ही सरल शब्दों में समझाया है। मैं समझती हूँ कि दर्शकों को ये सब बहुत सही से समझ में आ गया होगा और दर्शकों मैं आपसे भी एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी डॉक्टर फ़ियाज़ जी ने आपसे शेयर किया है, आप इसको आगे अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया है, तो इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, इस शो में पहली बार आए हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि जो भी मेरा नया कंटेंट हो, नई वीडियो हो, आप तक सबसे पहले पहुँचे। और फ़ियाज़ जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी, जी, बहुत-बहुत आभार आपका, फिर मिलते हैं नमस्कार। किसी और सब्जेक्ट पे हम बिल्कुल, चर्चा बिल्कुल। करेंगे। जी, अवश्य।